दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल हाई टारगेट में। दोस्तों आज हम देखेंगे गणित का 7वां सेट जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये फाइनल एग्जाम का रिवीजन वीडियो है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इसमें कुछ ऐसा प्रश्न है जो बहुत सारे स्टूडेंट से नहीं बनेगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और सबसे पहले आप लोग सभी क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर दोस्तों आपसे नहीं बनता है तो ही इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख सकें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखा परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुके हैं तो कोण AOB बराबर 60। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि यदि एक बिंदु P यानी कि कोई बिंदु P है उससे O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखा है, PA है और PB है, और दोनों स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है। तो कह रहा है कि कोण AOB का मान क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको फिगर से समझते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग एक वृत्त ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से हम लोग एक वृत्त पार लिए इस तरह से, और देखिए इसका जो केंद्र है वो यहाँ पर है, मान लीजिए केंद्र है वहाँ है और इसको हम लोग O लिख देते हैं। कह रहा है कि कोई बिंदु P से, मान लीजिए कि यहाँ पर बिंदु P है और ये दोनों के बीच में इससे यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा गया, यानी कि वृत्त पर इस तरह से स्पर्श रेखा खींचा गया है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग स्पर्श रेखा खींच देते हैं। अब देखिए यह स्पर्श रेखा के बीच में जो कोण है वो कितना है 60 डिग्री है, और दिया गया का स्पर्श रेखा कौन कौन है, तो एक PA है और एक PB, यानी कि यहाँ पर A हो गया, यहाँ पर B हो गया। अब देखिए यहाँ से AO को हम लोग मिला देंगे और यहाँ पर OB को हम लोग मिला देंगे, यहाँ पर मिला दिए। और ये दोनों के बीच में जो कोण है मान लीजिए कि थीटा है और यही कोण को आपको निकालना है, यानी कि देख लीजिए कोण AOB यानी कि कोण AOB यानी कि यही कोण आपको निकालना है। तो दोस्तों इसका एक थ्योरम होता है कि जब हम लोग इस तरह से दो स्पर्श रेखा कोई बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींचेंगे और ये दोनों के बीच में जो कोण होगा वो यहाँ पर से स्पर्श रेखा पर अगर हम लोग वो केंद्र से अगर हम लोग लंब डालेंगे तो ये दोनों कोण का जो मान होगा वो 180 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि 60 डिग्री और प्लस थीटा डिग्री बराबर 180 डिग्री, यानी कि इस तरह से कंडीशन होता है। अब देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे देंगे तो कितना बचेगा, तो 180 माइनस 60 घटाएंगे तो कितना बचेगा 120 डिग्री बच गया, यानी कि हमारा उत्तर क्या गया, ऑप्शन दिया गया 120 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे कह सकते हैं कि ये कोण और ये कोण का मान 180 डिग्री होता है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो एक APBO एक चतुर्भुज बन रहा है, और आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग वृत्त के केंद्र से अगर स्पर्श रेखा पर यहाँ पर लंब डालेंगे तो इसके कोण में जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा और ये भी कोण है वो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री 180 डिग्री हो गया, और कोई चतुर्भुज का जो कोण होता है वो 360 डिग्री होता है, यानी कि 90 90 180 हो गया, और ये दोनों कितना हो जाएगा 180 होगा, यानी कि ये दोनों मिलाकर कितना डिग्री हो गया 180 डिग्री। या फिर आप चारों कोणों को बराबर करके 360 डिग्री लिख सकते हैं। आप लोग इसको किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न को। देखिए दूसरा प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसको भी आप लोग को ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 8√6 सेंटीमीटर, AC बराबर दिया हुआ है कितना 8√2 सेंटीमीटर। कहता है कि कोण A बराबर 90 डिग्री हो तो कोण B बराबर 60। यानी कि दोस्तों आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें AB भुजा भी दिया हुआ है और AC भी भुजा भी दिया हुआ है, और आपको ये भी दिया हुआ है कि जो कोण A है वो 90 डिग्री है। तो आप लोग इतना तो कंफर्म हो गए हैं कि यह जो त्रिभुज है वो कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, यानी कि ये कोण 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए एक समकोण त्रिभुज इस तरह से आपको ड्रॉ कर लेना है, और इसका देखिए नेमिंग कर देना है। तो देखिए जो समकोण है वो क्या है, तो A है, यानी कि ये जो कोण A है वो 90 डिग्री है। यहाँ पर हम लोग लिख दिए A, यहाँ पर चलिए हम लोग B लिख देते हैं और यहाँ पर हम लोग C लिख देते हैं। अब देखिए AB आपको दिया हुआ है कितना 8√6 दिया हुआ है, 8√6 दिया हुआ है, और आपको AC कितना दिया हुआ है, तो AC आपको दिया हुआ है तो 8√2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 8√2। अब देखिए आपको कोण B का मान निकालना है, यानी कि ये कोण का मान आपको निकालना है। तो देखिए इसको हम लोग त्रिकोणमिति से सॉल्व कर देंगे, चूंकि आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो देखिए ये कोण का आपको मान निकालना है, और आपको यहाँ पर लंब दिया हुआ है और आधार आपको दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि tan थीटा में लंब और आधार दोनों होता है। तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा का वैल्यू इसमें हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा
P बटा B हो जाएगा, यानी कि P कितना हो गया, तो P यहाँ पर हो गया 8√2 हो गया, और यहाँ पर B कितना हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा 8√6। अब देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना बच गया, √2 बटा √6। अब इसको परिमेयकरण कर देंगे तो यहाँ पर देखिए √6 और बटा में क्या हो जाएगा, √6। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, तो √12 हो जाएगा, और नीचे में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो √12 को हम लोग लिख सकते हैं 4 तिहाई 12, और 4 होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, यानी कि यहाँ पर होगा 2√3 और बटा कितना हो गया, 6 हो गया। अब देखिए इसको कैंसिल किया जाए तो 2 तिहाई 6 हो गया, यानी कि √3 बटा 3 आ गया। अब देखिए इसको और अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर जाएगा √3, और यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि √3 गुना √3 कितना होता है, 3 होता है। यहाँ इसको हम लोग 3 को √3 गुना √3 लिख सकते हैं। अब देखिए 1√3 से 1√3 कैंसिल बच गया, हो गया, और बच गया कितना, 1 बटा √3 बच गया, यानी कि हमारे पास बच गया tan थीटा बराबर 1 बटा √3। और आप लोग जानते होंगे कि tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है, tan 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 1 बटा √3 होता है, यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया, तो थीटा का वैल्यू आ गया 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, 30 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए तीसरा प्रश्न है वो बेसिक सा प्रश्न है, ये समझने वाला प्रश्न है। कहता है कि ABC समांतर श्रेणी में है तो B बराबर भाट, यानी कि कह रहा है कि ABC है वो समांतर श्रेणी में है तो B का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, जब तीन संख्या अगर समांतर श्रेणी में होता है, यानी कि मान लीजिए कि इसको एग्जाम्पल समझाते हैं, तो मान लीजिए कि 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। देखिए ये समांतर श्रेणी में है, तो ये तीनों में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ पर C प्लस ए, यानी कि A प्लस C करेंगे, यहाँ पर A प्लस C बटा 2 करेंगे तो यहाँ पर B का वैल्यू आ जाएगा। देखिए 4 2 6 करेंगे, और 6 और 2 कितना करेंगे, 8 करेंगे, 8 बटा 2 करेंगे, देखिए 4 आ गया। उसी प्रकार सब कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मान लिया एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर 4 और 8 और उसके बाद 12, देखिए तीनों AP में है, तो यहाँ पर देखिए 12 4 कितना हो जाएगा, 16, और 16 बटा 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि A प्लस C बटा 2 का रिलेशन होता है, यानी कि B बराबर क्या हो जाएगा, A प्लस C बटा 2, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, A प्लस C बटा 2। चलिए उसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न को। और दोस्तों चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आपको बेसिक से समझना पड़ेगा, तभी आपको ये प्रश्न समझ में आएगा। देखिए कहता है कि कोई वृत्त एक चतुर्भुज के सभी स्पर्श करती है, यानी कि चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करती है। इस तरह से प्रश्न है, यहाँ पर देखिए भुजाओं को स्पर्श करती है, जहाँ AB बराबर कहता है कि 6 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AD बराबर भाट। यानी कि दोस्तों कह रहा है कि कोई वृत्त है वो चतुर्भुज को सभी स्पर्श करती है, यानी कि सभी भुजाओं को स्पर्श करती है। तो देखिए सबसे पहले इसको फिगर से समझाते हैं। तो मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज है, इस तरह से एक चतुर्भुज आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखला दें, इस तरह से चतुर्भुज है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस तरह से इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि इसमें कोई वृत्त है जो चतुर्भुज के सभी भुजाओं को स्पर्श करती है, यानी कि इस तरह से एक वृत्त, यहाँ पर देखिए यहाँ पर गोल ना हो जाएगा, आप लोग इसको गोल मान लीजिए, यानी कि एक वृत्त है वो इस तरह से सभी भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। मान लीजिए कि इसका सेंटर है वो A है, सॉरी यहाँ पर इसका सेंटर क्या है, तो इसका हम लोग लिख देते हैं O। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं A, यहाँ पर लिख देते हैं B, यहाँ पर लिख देते हैं C, और यहाँ पर लिख देते हैं D। अब देखिए यहाँ पर आप लोग जानते होंगे कि जब हम लोग वृत्त पर से बाहरी बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, इस तरह से अगर स्पर्श रेखा खींचते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा होता है वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि ये स्पर्श रेखा इसको कर सकते हैं, इसको भी स्पर्श रेखा कर सकते हैं, इसको भी, ये दोनों को स्पर्श रेखा, यानी कि ये दोनों बराबर होगा। तो देखिए इस तरह से दोनों बराबर होगा। और आपको दिया हुआ है AB बराबर कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर AB बराबर लिख लेंगे 6 सेंटीमीटर। BC दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। उसके बाद आपको CD दिया हुआ है कितना, तो CD आपको दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो दोस्तों इसमें कह सकते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग, यहाँ पर A भी है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर इस तरह से है तो यहाँ पर अगर हम लोग ABCD हो गया, तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है इसको हम लोग अगर देखिए इसको थोड़ा सा लाल करके लिखते हैं, मान लीजिए कि इसको हम लोग E लिखते हैं, इसको अगर E लिखते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग इसको F लिखते हैं, और यहाँ पर हो गया इस पॉइंट को हम लोग अगर G लिखते हैं, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं, H लिखते हैं। इस तरह से अगर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देखिए ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर जो AH होगा, सॉरी AE होगा, सबसे पहले देखिए AE होगा वो किसके बराबर होगा, तो AE बराबर होगा AH के, यानी कि यहाँ पर हम लोग साइड में लिख देते हैं। देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए जो AE होगा वो किसके बराबर होगा, AH के बराबर होगा, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखा बराबर होता है, तो यहाँ पर AE बराबर AH हो जाएगा।
उसके बाद देखिए ईबी है, ईबी है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं ईबी, तो ईबी है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा तो बी एफ के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं बी एफ। उसके बाद देखिए तो उसके बाद आगे जी और जो एच है, देखिए यहाँ पर जी और सी है, जी और सी है वो किसके बराबर होगा, तो जी सी है वो सी एफ के बराबर होगा, यानी कि सी एफ है वो जी सी के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं जी, यहाँ पर लिखेंगे सी जी, यहाँ पर लिखेंगे सी जी बराबर क्या होगा, तो जी एफ के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, जी सी है वो सी एफ के बराबर होगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं सी एफ। अब ध्यान से देखिए समझिए, उसके बाद देखिए जो जी डी है, यहाँ पर देखिए जी और डी है, तो यहाँ पर देखिए लिख देते हैं जी और यहाँ पर डी, तो देखिए जी डी है वो किसके बराबर होगा, तो डी एच के बराबर होगा, यहाँ पर देखिए डी एच के बराबर हो जाएगा। अब देखिए चारों को हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से जोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर ए ई और यहाँ पर देखिए ए ई और ई बी, ए ई और ई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी। आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ए ई और ई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए ई और ई बी को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर ए बी लिख सकते हैं। उसी प्रकार से आगे देखिए सी डी, यहाँ पर देखिए सी जी और जी डी, यहाँ पर देखिए आप लोग देखिए सी जी और जी डी को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसको डी सी, तो यहाँ पर लिख देंगे डी सी। और बराबर में क्या लिखेंगे, तो बराबर में देखिए दोनों को जोड़ दिए, उसके बाद देखिए डी एच और बी एफ है, देखिए यहाँ पर डी एच, यहाँ पर देखिए डी एच और एच एफ है, देखिए डी एच, आगे देखिए यहाँ पर देखिए डी एच, देखिए ए एच है, ए एच और प्लस में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए एच, यहाँ पर हो गया ए एच और प्लस बी एफ है, देखिए यहाँ पर बी एफ, तो देखिए यहाँ पर अलग हो गया, तो यहाँ पर देखिए ए एच, यहाँ पर देखिए ए एच और क्या चाहिए डी एच, देखिए ए एच, यहाँ पर देखिए ए एच और डी एच को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी। और प्लस में क्या लिख देंगे, तो प्लस में देखिए बाकी दोनों बच गया, यानी कि बी एफ, यहाँ देखिए बी एफ और क्या बच गया, तो यहाँ पर देखिए सी एफ, यानी कि सी एफ, दोनों को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, यानी कि इस तरह से इस तीनों में रिलेशन होगा। अब देखिए जो ए बी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी बराबर 6 और प्लस उसके बाद क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, कितना, तो आपको देखिए डी सी बराबर 4 दिया हुआ है, बराबर में ए डी आपको दिया हुआ है कितना, तो ए डी आपको देखिए ए डी कितना दिया हुआ है, तो ए डी आपको फाइंड करना है, और दिया हुआ है यहाँ पर आपको बी सी दिया हुआ है, तो बी सी कितना है 7 है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए डी, देखिए ए डी आपको फाइंड करना है, तो ए डी बराबर आपको दिया हुआ है 7। उसके बाद देखिए 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, 10 बराबर क्या हो गया ए डी और प्लस में 7, यानी कि ए डी बराबर कितना हो गया, तो 10 माइनस 7, यानी कि ए डी का वैल्यू कितना आ गया, ए डी का वैल्यू आ गया 3, ए डी का वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 3 सेंटीमीटर। दोस्तों आपको अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग फिर से इसी तरह से फिगर आप लोग ड्रॉ करके इसको बारी बारी से समझ लीजिए। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन को। देखिए 5वां क्वेश्चन कहता है कि साइन पाई बाई 4 माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान होगा। दोस्तों साइन पाई बाई 4 और माइनस कॉस पाई बाई 4 का मान आपको पूछा गया है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लोग जानते होंगे कि पाई बाई 4, पाई का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है, और इसको हम लोग 4 से भागा देंगे कितना होगा, तो देखिए 45 डिग्री होगा, कितना होगा 45 डिग्री होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, और कॉस 45 का मान भी इतना ही होता है, यानी कि 1/√2 होता है, और दोनों को घटाएंगे कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 0। चलिए उसके बाद देखते हैं छठा प्रश्न को। देखिए छठा प्रश्न ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी में, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए बराबर 45 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री। तो कह रहा है कि बीसी और बीए का अनुपात होगा। दोस्तों कहता है कि बीसी और बीए का अनुपात क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। चूंकि ये कोण है वो 90 डिग्री है, तो क्या करेंगे इस तरह से एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर ड्रॉ कर लिए। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें नेमिंग कर देंगे। तो मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए ए दिया हुआ है, और यहाँ पर बी दिया हुआ है, और यहाँ पर सी दिया हुआ है, और आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि जो कोण बी है वो 90 डिग्री है। तो मान लीजिए एक कोण है वो 90 डिग्री है, उसके बाद कोण आपको दिया हुआ है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए कि यहाँ पर एक कोण 90 डिग्री और दूसरा कोण 45 डिग्री, तो तीसरा कोण कितना हो जाएगा, तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 90 हो गया, और ये 45 45 90, यानी कि ये कोण भी हो गया 45 डिग्री। आप देख रहे हैं कि ये कोण भी बराबर है, ये कोण भी बराबर है, मतलब कि जो ए बी भुजा होगा वो बी सी भुजा के बराबर होगा। ध्यान दीजिए
जो ए बी भुजा होगा वो बी सी भुजा के बराबर होगा, क्योंकि जो यहाँ पर कोण बन रहा है वो दोनों में सेम बन रहा है। तो यहाँ पर जो ए बी है वो बी सी के बराबर है, यानी कि ये दोनों के बीच में अनुपात कितना होगा, तो 1:1 का अनुपात होगा, यानी कि दोनों बराबर होगा। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1:1। इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 7वां प्रश्न, इसको भी आप लोग बारीकी से समझिए। देखिए कहता है कि पी क्यू आर और क्यू एस टी दो समबाहु त्रिभुज है। दोस्तों कहता है कि पी क्यू आर और क्यू एस टी दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि एस भुजा क्यू आर के मध्य स्थित। दोस्तों एस भुजा है वो क्यू आर के मध्य स्थित है। कहता है कि त्रिभुज जो पी क्यू आर और क्यू एस टी के क्षेत्रफलों का अनुपात है, यानी कि इसका क्षेत्रफलों का अनुपात आपको पूछा गया, यानी कि पी क्यू आर और क्यू एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया है। और आपको दिया हुआ है कि जो पी क्यू आर और जो जहाँ पर जो एस भुजा है, सिर्फ एक कंडीशन आपको दिया हुआ है कि जो एस भुजा है वो क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए क्यू आर किस में है, तो क्यू आर देखिए इसमें है, यानी कि ये जो पी क्यू आर जो त्रिभुज होगा वो बड़ा त्रिभुज होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इस तरह से समबाहु त्रिभुज एक इस तरह से देखिए ड्रॉ कर लिए। देखिए समबाहु त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लिए। ना देखिए यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं। तो मान लीजिए कि ये पी हो गया और ये हो गया क्यू हो गया और ये हो गया आर। अब देखिए तो आपको दिया हुआ है कि जो भुजा एस है वो कहता है क्यू आर का मध्य बिंदु है, यानी कि क्यू आर यहाँ पर हो गया तो इसका मध्य बिंदु कौन है, तो मध्य बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है एस। अब देखिए एस जब हो गया, अब त्रिभुज कौन बना, तो त्रिभुज बन गया क्यू एस टी। क्या बना, क्यू एस टी, मतलब कि क्यू एस और टी, यानी कि एक बिंदु यहाँ पर होगा तब ना ये समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर हो गया टी हो गया। अब देखिए ये भी समबाहु त्रिभुज हो गया, मतलब कि टी क्यू होगा वो क्यू एस के बराबर होगा और टी एस के बराबर, यानी कि ये समबाहु त्रिभुज बन गया और ये भी समबाहु त्रिभुज बन गया। अब देखिए इसी प्रकार से इसमें कितना समबाहु त्रिभुज बन सकता है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं अगर इस तरह से मिलाएंगे तो इसमें 1 2 3 4 समबाहु त्रिभुज इसमें बन सकता है। तो आपको यहीं पर पूछा गया है जो पी क्यू आर होगा, यानी कि जो बड़ा त्रिभुज होगा, और ये जो क्यू एस टी है क्यू एस टी इस तरह से अगर होगा तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल हो गया 4 गुना और इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 1 गुना, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4:1। यानी कि बड़ा त्रिभुज है वो 1 2 3 4 अनुपात में है और जो छोटा त्रिभुज है वो सिर्फ 1 अनुपात में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या हो जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद आइए अगला प्रश्न में। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि 4x के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में होगा। दोस्तों कह रहा है कि 4x, यहाँ पर x कोई संख्या है या फिर कुछ भी है, तो कहता है कि इसको शून्य पर समाप्त होने के लिए कहता है कि अभाज्य गुणनखंड में 2 के अलावा कोई और संख्या, कौन संख्या होना चाहिए। तो देखिए जब भी मतलब कि लास्ट में कोई संख्या का 0 कब आएगा, जब उसमें 2 और 5 दोनों रहेगा, यानी कि 2 रहेगा और 5 रहेगा, तो भी 2 5 10 हम लोग इसको कर सकते हैं। अगर 5 के अलावा कोई और संख्या रहेगा तो यहाँ पर जो लास्ट वाला अंक आएगा वो 0 कभी नहीं आएगा। इसको आप लोग प्रैक्टिकली करके देख सकते हैं। जैसे 2 के जगह पर अगर 5 की जगह पर 4 रहेगा तो कितना होगा 4 दूना 8 होगा। यानी कि इसी तरह से कोई भी संख्या में अगर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 ही आएगा। तो इसी प्रकार से अगर 5 रहेगा तो ही यहाँ पर अंतिम संख्या है वो 0 हो सकता है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा 5। चलिए उसके बाद देखते हैं 9वां क्वेश्चन को। देखिए 9वां प्रश्न कहता है कि पी एक्स बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 में बहुपद का घात है। दोस्तों ये जो बहुपद है इसमें कितना घात है, तो हम लोग देखेंगे कि x का अधिकतम पावर कितना है। दोस्तों x का अधिकतम पावर कितना है उसी को हम लोग कहेंगे x का घात, यानी कि x का जो अधिकतम घात है वो कितना है। तो देखिए यहाँ पर 2 घात है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 2 घात। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 10वां प्रश्न कहता है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 के शून्यांक होगा। इसका शून्यांक आपको निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर a से को गुना करेंगे कितना होगा, तो 2 होगा। 2 को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या आना चाहिए, यानी कि b का वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 गुना 2 कर सकते हैं, 2 गुना 1 कर सकते हैं। देखिए इसको 2 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़ने घटाने पर 2 1 3 आ सकता है। तो इसको हम लोग देखिए इस तरह से लिख सकते हैं x² और प्लस 2x प्लस x और प्लस 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें x हम लोग कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर +1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि x प्लस 1 और
एक्स प्लस 2 इतना हो गया। और इतना बराबर अगर हम लोग जीरो करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा एक्स और प्लस 1 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -1। उसी प्रकार से यहाँ पर होगा एक्स प्लस 2 बराबर जीरो, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा -2, यानी कि एक्स बराबर -1 और एक्स बराबर -2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन डी में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं 11वां क्वेश्चन को। देखिए 11वां क्वेश्चन कहता है कि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। दोस्तों अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा गया है, तो आप लोग जानते होंगे कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c बटा ए होता है। तो यहाँ पर c कितना है, तो c 10 है और a कितना है, तो a यहाँ पर है 1, यानी कि 10 बटा 1 को हम लोग लिख सकते हैं कितना 10, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा 10। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 12वां क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कहता है यदि द्विघात बहुपद पी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस पी का एक शून्यांक -2 है तो p का मान है। यानी कि दोस्तों आपका द्विघात बहुपद में आपको एक शून्यक दिया हुआ है कितना -2, और पूछा गया है कि p का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले जितना भी जगह इसमें x दिया हुआ है उसके जगह पर -2 हम लोग पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे p और यहाँ पर लिखेंगे -2 का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर लिखेंगे इंटू -2 और प्लस कितना है p है, इतना बराबर हम लोग लिख देंगे 0। अब देखिए यहाँ पर -2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4p, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3 दूना 6 हो जाएगा, और प्लस कितना होगा प्लस p बराबर 0। अब 4p और 1p कितना हो जाएगा 5p हो जाएगा, और 5p बराबर कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि p बराबर कितना आ गया 6/5 हो गया, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा 6/5। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 13वां क्वेश्चन ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इससे ज़्यादा आसान आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए कहता है कि एपी दिया हुआ है और इसका कह रहा है कि सार्व अंतर क्या होगा, तो क्या करना है, दूसरा पद में से पहला पद घटा देना है, 10 - 4, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ गया, हमारा उत्तर आ गया 6, यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 14वां क्वेश्चन को। और दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। देखिए कहता है कि त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, यानी कि दो त्रिभुज का तुलना किया गया है, एक एबीसी का और एक डीईएफ का। तो कह रहा है कि जो एबी है एबीसी है वो डीईएफ के समरूप है, यानी कि इस तरह से आपको दिया हुआ है कि जो एबीसी त्रिभुज है वो डीईएफ के समरूप आपको दिया गया है। और कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल है वो क्रमशः कितना है, तो एबीसी का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और डीईएफ का कितना है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि कहता है कि ईएफ बराबर आपको दिया हुआ है कितना, तो 15.4 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि बीसी का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दो समरूप त्रिभुज यहाँ पर इस तरह से, देखिए दो समरूप त्रिभुज एक इस तरह से ड्रॉ कर लिए। अब देखिए हम लोग दोनों का नेमिंग कर देते हैं। तो एक त्रिभुज है वो एबीसी है, तो यहाँ पे लिख देते हैं एबीसी, और दूसरा क्या है, तो दूसरा है यहाँ पर डी और ई और एफ। अब देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो इसके जो भुजाओं का अनुपात होता है वो क्षेत्र भुजाओं के स्क्वायर का जो अनुपात होता है उसके क्षेत्रफल के बराबर होता है। यानी कि अगर इसमें हम लोग यहाँ पर देखिए बीसी का तुलना किया गया यहाँ पर ईएफ का, यानी कि बीसी है यहाँ पर और यहाँ पर ईएफ है, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं बीसी स्क्वायर और बटा ईएफ स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा, यानी कि एरिया ऑफ त्रिभुज एबीसी और बटा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या लिखेंगे डीईएफ, यानी कि दोनों का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो बराबर होगा। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं बीसी, तो बीसी आपको नहीं दिया हुआ है इसलिए हम लोग क्या करेंगे बीसी का स्क्वायर यहाँ पर रहने देंगे। उसका देखिए ईएफ का स्क्वायर, तो ईएफ को आपको कितना दिया हुआ है 15.4 दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देंगे 15.4 का यहाँ पर होल स्क्वायर, और बराबर कितना दिया हुआ एबीसी का त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 64 है और डीएफ का कितना है 121 है, इस तरह से लिख दिए। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए बीसी स्क्वायर है, इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ भी स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर को अगर हम लोग हटाएंगे तो क्या करेंगे उस तरफ हम लोग अंडर रूट कर देंगे, यानी कि इसको लिख सकते हैं बीसी बटा यहाँ पर लिख देंगे 15.4 बराबर क्या लिखेंगे, तो रूट अंडर 64 और बटा रूट अंडर 121 इसको लिख सकते हैं, यानी कि बीसी बराबर कितना आ गया, बीसी बटा 15.4 बराबर कितना आ गया, तो इतना बराबर यहाँ पर आ गया 8 से 64 होगा और 11 से 121 होगा, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं
BC बराबर 11 गुना यहाँ पर लिखेंगे 15.4 और बटा 8 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा, तो गुना में 10 आ जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग सॉल्यूशन कीजिए और इसको सॉल्यूशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसको सॉल्यूशन करने के बाद आंसर आएगा 11.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 11.2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको हला करके देख लीजिए, यानी कि हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 15वां प्रश्न, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए 15वां प्रश्न कहता है कि त्रिभुज ABC में कोण A का समद्विभाजक AD सम्मुख भुजा BC से कहता है कि D पर मिलती है। कहता है कि अगर BD बराबर 2.5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 4.2 सेंटीमीटर, तो DC बराबर भाट, यानी कि कह रहा है कि त्रिभुज ABC है और जो कोण A का समद्विभाजक भुजा जो AD है, यानी कि इसका सम्मुख भुजा है, वो BC पर कहता है कि D पर मिलता है। तो देखिए इसको हम लोग फिगर से समझते तभी आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए कि एक त्रिभुज इस प्रकार से आपको दिया हुआ है, एक त्रिभुज इस तरह से आपको दिया हुआ है और यहाँ पर मान लीजिए कि A है और यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब देखिए जो कोण A है, यहाँ पर जो कोण A बन रहा है उसको कह रहा है कि समद्विभाजक भुजा, यानी कि AD है वो उसका समद्विभाजक है और BC पर D पर मिलता है, यानी कि BC पर जो ये समद्विभाजक है वो यहाँ पर D पर मिलता है, यानी कि यहाँ पर हम लोग D यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर BD बराबर दिया हुआ है कितना, 2.5, तो यहाँ पर इसको हम लिख देंगे यहाँ पर 2.5। अब देखिए आपको AB बराबर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है AB बराबर 5 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको AC दिया हुआ है कितना, 4.2 सेंटीमीटर। आपको पूछा गया कि DC बराबर क्या होगा, तो मान लीजिए कि DC बराबर कितना है, 1 है। इस तरह से आप लोग मान सकते हैं। तो देखिए जब इस तरह के त्रिभुज में कंडीशन बनेगा, यानी कि देखिए जब इस तरह से एक कोण को समद्विभाजक भुजा इस तरह से BC पर अगर लंब होगा, तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि AB, यानी कि इसको लिखेंगे AB और बटा यहाँ पर लिखेंगे BD, AB बटा BD बराबर इसको लिखेंगे AC बटा DC। क्या लिखेंगे, AC बटा DC, यानी कि इस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। दोस्तों ये थ्योरम है, इसको आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद देखिए इसमें हम लोग मान पुट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर AB कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, तो AB बराबर 5 दिए। उसके बाद कितना है, BD कितना है, 2.5 है, तो यहाँ पर 2.5 रख दिए। उसके बाद बराबर में AC कितना है, AC 4.2 है। आपको DC बराबर कितना है, तो DC का वैल्यू फाइंड करना, मान लीजिए कि यहाँ पर X है। अब देखिए यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना होगा, 50 हो जाएगा ऊपर गुना होकर, और यहाँ पर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए 25 दूना 50 और 21 दूना 42, यानी कि 21 आ गया। और यहाँ से नीचे 10 है, यानी कि X बराबर कितना हो गया, तो X बराबर इसको लिख सकते हैं 21 बटा 10, यानी कि इसको लिख सकते हैं कितना, तो X बराबर लिख सकते हैं 2.1। इसको लिख सकते हैं कितना, 2.1, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, X बराबर 2.1। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 16वां क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC में कहता है कि AB और AC के मध्य बिंदु D एवं E इस प्रकार है कि DE समांतर BC तथा BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो DE का मान क्या होगा। तो देखिए इसको भी आपको फिगर से समझना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। देखिए इस तरह से एक त्रिभुज ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इसमें हम लोग नेमिंग कर देंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, यहाँ पर C है। अब देखिए कहता है कि AB और EC के मध्य बिंदु, दोस्तों AB और AC के मध्य बिंदु कौन है, तो D और E है, यानी कि इसका AB का मध्य बिंदु यहाँ पर D हो गया और यहाँ पर E हो गया, यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे E। अब देखिए कह रहा है कि दोनों को यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे, यानी कि जो DE है वो BC के समांतर, यानी कि DE है वो BC के समांतर है, यानी कि दोनों समान दूरी पर है, इसी को कहते हैं समांतर, यानी कि जितना होगा AB उतना ही होगा DC। अब देखिए आपको दिया हुआ है BC बराबर कितना दिया हुआ है, तो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। BC बराबर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि DE का मान क्या होगा। अब देखिए दोस्तों इस तरह के जब कंडीशन आपको बनेगा, यानी कि जब एक त्रिभुज में DE होगा समांतर होगा BC के, आप लोग देख लीजिए कि D है समांतर BC के, और यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु भी साथ में है, यानी कि जितना AD होगा उतना ही BD होगा और जितना AE होगा उतना ही EC होगा, यानी कि यहाँ पर अगर मध्य बिंदु रहेगा तो इसमें हम लोग थेल्स थ्योरम अप्लाई नहीं करना है, यानी कि थेल्स थ्योरम के अनुसार भी होता है क्या चीज़, AD बटा BD बटा AE बटा EC। तो यहाँ पर आपको थेल्स थ्योरम नहीं लगाना, यहाँ पर डायरेक्टली क्या करना है
कि जितना BC होगा उतना का आधा क्या हो जाएगा DE होगा, क्योंकि ये दोनों है वो यहाँ पर मध्य बिंदु दिया हुआ है, इसलिए मध्य बिंदु दिया हुआ है। तो अगर BC 8 सेंटीमीटर है तो DE कितना हो जाएगा, तो DE हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगर यहाँ पर 10 सेंटीमीटर रहता तो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो जाता, यहाँ पर अगर 12 सेंटीमीटर रहता तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर हो जाता, यानी कि जितना BC होगा उसका आधा DE होगा, यानी कि अगर इसका मध्य बिंदु रहेगा तो जितना ये होगा इसका आधा ये हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिए, इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए उसके बाद देखते हैं 17वां क्वेश्चन को। देखिए 17वां प्रश्न कहता है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, किसने कहा था। दोस्तों ये जो कथन है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये दोस्तों किसने कहा था। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थेल्स, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, थेल्स। चलिए उसके बाद देखते हैं 18वां क्वेश्चन को। देखिए 18वां क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले से 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। अब दोस्तों कितने गोले बनाए जा सकते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा गोला का आयतन होगा उसमें हम लोग छोटे गोले का जो आयतन होगा उसका हम लोग भागा दे देंगे तो निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे बड़े गोले का आयतन कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि पाई आर कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 1 का क्यूब। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 0.1 सेंटीमीटर है, यहाँ पर लिख देंगे 4/3 और पाई, और यहाँ पर आर कितना है, तो आर आपको दिया हुआ है 0.1, यानी कि इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 1/2 हो जाएगा। इसका हम लोग होल क्यूब कर देंगे, इसका होल क्यूब कर देंगे। उसका देखिए 1/3 पाई 4/3 और यहाँ पर पाई है जो दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना 1 का क्यूब, तो 1 का क्यूब होता है 1। और दोस्तों यहाँ पर मेन बटा हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 और बटा में 10 का क्यूब कितना होता है 1000 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000। अब देखिए यहाँ पर मेन बटा है तो इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, और इसको इस तरह से अगर गुना करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1000 और नीचे में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, तो 1000 गोले बनाए जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए ये भी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसके शीर्ष 2,3 -1,0 और 2, -4 है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हम लोग जो त्रिकोणमिति का नहीं, जो त्रिभुज निकालने का कोऑर्डिनेट फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y1 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 और उसका लिखेंगे प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर अप्लाई करके लिख देते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे 1/2 इंटू यहाँ पर लिखेंगे x1, तो x1 कितना है 2 है, अब 2 है तो यहाँ पर लिखेंगे y2 माइनस y1, तो y2 कितना है, तो y2 यहाँ पर 0 और y1 कितना है, तो y1 आप लोग देखते हैं 3 है, तो यहाँ पर y1 कितना है 3 है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या लिख देंगे, तो 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 हो गया। उसके बाद देखिए बीच में देंगे प्लस, उसके बाद क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, तो देखिए -1 सबसे पहले यहाँ पर देंगे, तो उसके बाद -1 लिखेंगे और इंटू में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर घटा करके हो जाएगा -7। आप लोग घटा करके देख लीजिए y3 माइनस y1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से -7 हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे प्लस, उसके बाद अगर 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, और आप लोग अप्लाई करके देख लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा 3 दूना सबसे पहले 6 होगा, 3 दूना 6 और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 7 एकम 7 और प्लस कितना हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा 8। अब दोनों को जोड़ दीजिए, तो एक यहाँ हो जाएगा 1/2 और जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, देखिए तो 8 6 8 8 6 14 और 14 और 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 14 7 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, यानी कि 21। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा 21/2, तो वर्ग मात्रक हो जाएगा कितना 21/2 वर्ग मात्रक, यानी कि ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 21/2। इसको आप लोग निकाल करके आप लोग खुद से देख लीजिए। चलिए उसके बाद देखते हैं 20वां क्वेश्चन को। देखिए 20वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए कहता है कि बिंदुओं, कहता है कि a cos थीटा, 0 तथा 0, a sin थीटा के बीच की दूरी है। इसमें आपको डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो आप लोग जानते होंगे डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, तो डिस्टेंस फार्मूला √अंडर x2 माइनस x1, यानी कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर इसका होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा,
देखिए x2 जीरो माइनस ए कॉस इसका माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए आगे में यहाँ हो जाएगा बीच में प्लस, अब देखिए y2 माइनस वाई वन, तो इसमें हम लोग इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए y2 और माइनस y1 करेंगे तो यहाँ पर देखिए ए साइन थीटा माइनस जीरो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है तो यहाँ पर लिख लेंगे रूट अंडर ए स्क्वायर, यहाँ पर कॉमन लेते हैं तब बच जाएगा कितना, तो बच जाएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या बचाएगा, प्लस में बचाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, एक हो जाता है, तो यहाँ पर रूट अंडर यहाँ पर सिर्फ बचाएगा ए स्क्वायर, और दोस्तों ए स्क्वायर है इसलिए अगर इसमें से बाहर निकालेंगे क्या निकलेगा, तो सिर्फ ए निकलेगा, यानी कि हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यहाँ पर हो जाएगा ए। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए जो 21वां क्वेश्चन है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए कहता है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी है, इसके बीच में हमको दूरी निकालना है। देखिए दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, तो आपको 0,0 दिया हुआ है, यानी कि ये ओरिजिन दिया हुआ है, यानी कि 0,01 दिया हुआ है और एक आपको पॉइंट दिया हुआ है। तो क्या करना है, सीधे इसमें फार्मूला अप्लाई कर देना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। इसमें डिस्टेंस फार्मूला आपको अप्लाई नहीं करना है, सीधे ओरिजिन से दूरी निकालना है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपको पुट कर देना है। अब देखिए रूट अंडर एक्स स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, तो 36 का स्क्वायर हो जाएगा, आप लोग करके देखिए कितना हो जाएगा 1296, और प्लस में 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 225। अब देखिए आगे इसको सोल्व कीजिए, तो यहाँ पर देखिए दोनों को जोड़िएगा कितना आएगा, 1521 आ जाएगा, कितना आएगा 1521। अब देखिए 1521 किसका होता है, तो इसका 39 का वर्गमूल होता है, यानी कि हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, तो 39 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं 22वां क्वेश्चन को। देखिए 22वां क्वेश्चन, तो 22वां क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर चेंज कर देना है और नीचे चेंज कर देना है, दोनों को भागा दे देना है, जो आंसर आएगा वो आपको लिख देना है। तो ये क्वेश्चन हम आप पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन को हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। तो जल्दी से इसको आप लोग बनाइए और इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। और दोस्तों तब तक आप लोग वीडियो को पॉज करके रखिए, तभी आप लोग इसको बनाए बिना वीडियो के आगे नहीं बढ़िए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लोग खुद से सॉल्यूशन कर लीजिए। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन में। देखिए 23वां क्वेश्चन कहता है कि वृत्तार्थ का कोण कितने डिग्री का होता है। दोस्तों वृत्तार्थ का कोण कितने डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 90 डिग्री। चलिए उसके बाद देखते हैं 24वां क्वेश्चन को। देखिए 24वां क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। दोस्तों कहता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा अगर उसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, यानी कि इसको आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। देखिए कहता है कि एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा। और कह रहा है कि अगर उसकी यानी कि जो वृत्त है उसका परिधि आपको दिया हुआ है, न कि आपको चतुर्थांश का परिधि दिया हुआ है। दोस्तों आपको वृत्त का परिधि दिया हुआ है और उसी वृत्त का आपको चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए आप लोग इसको चतुर्थांश मतलब नहीं समझते होंगे, तो मान लीजिए कि देखिए आपको फिगर समझाते हैं। तो मान लीजिए कि ये वृत्त है, यानी कि इस तरह से एक वृत्त है, तो अगर इसको हम लोग 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो जो एक भाग बचेगा इसको हम लोग कहते हैं चतुर्थांश, यानी कि जो वृत्त का चौथा भाग होता है इसको कहते हैं चतुर्थांश। तो इसी का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं वृत्त का जो परिधि होता है वो क्या होता है 2πr होता है। तो 2πr पर आपको दिया हुआ है कितना 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग पाई का मान रखेंगे, तो यहाँ पर 2 और पाई का मान हो जाएगा 22/7 और इंटू आर बराबर कितना होगा 22। और देखिए 22 से 22 कैंसिल, तो आर बराबर कितना बच गया, तो आर बराबर आ गया 7/2। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना, यानी कि जो वृत्त का क्षेत्रफल आएगा उसको चौथा भाग आपको निकाल देना है। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए पाई आर स्क्वायर और इसे हम लोग 4 से भागा दे देंगे तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, 22/7 हो गया। और आर का मान कितना है, तो आर का मान आपको दिया हुआ 7/2, तो यहाँ पर 7/2 और गुणे 7/2 लिख सकते हैं और बटा हम लोग 4 लिखेंगे। अब देखिए एक साथ कैंसिल हो गया और 11 दूना 22 कैंसिल हो गया, यानी कि कितना बच गया, यहाँ पर 11 7 77 और बटा में क्या हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी कि आप लोग क्या कीजिए
कि इसको 77 और बटा में 8 है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कुछ और छूट गया है, एक साथ से एक साथ कैंसिल, यानी कि 11 7 77 और 14 दूनी 8, यानी कि 77 है और 8 से इसको 77 में 8 से हम लोग भागा देंगे तो कितना होगा, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 8 72, यानी कि 9 पॉइंट, उसके बाद देखिए कितना बचेगा 6 बचेगा, उसके बाद कितना बचेगा 2 बचेगा, उसके बाद 5 बचेगा, यानी कि 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न को। देखिए 25वां क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए, कहते हैं दोस्तों कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। दोस्तों कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के परिधियों का अनुपात होगा। तो मान लीजिए कि सबसे पहले जो वृत्त का त्रिज्या था वो r था और बाद में कितना कर दिया गया, r/2 कर दिया गया। कितना कर दिया गया, r/2 कर दिया गया। तो सबसे पहले अगर इसका परिधि निकालेंगे तो कितना होगा, तो 2πr होगा। कितना होगा, परिधि निकालेंगे तो 2πr होगा, यानी कि पुराने वृत्त का कितना हो गया 2πr और नए वृत्त का कितना हो जाएगा, तो नए वृत्त का हो जाएगा 2π और r के जगह पर r/2 हो जाएगा। अब देखिए अगर दोनों को हम लोग भागा करेंगे तो कितना होगा, इतना से इतना कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कितना, तब बच जाएगा 1/2, यानी कि यहाँ पर से देखिए यहाँ पर ये जो है मेन बटा आपको दिया हुआ है तो ये 2 होगा जो ऊपर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 2:1 आ जाएगा। यानी कि हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 2:1, यानी कि जो पुराने वृत्त होगा उसका परिधि 2 अनुपात में होगा और नए वृत्त का परिधि होगा वो 1 अनुपात में होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और दोस्तों इसी तरह के हार्ड क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप लोग बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।